शुक्रिया आनंद हर्षुल जी। ये ऐसा सत्र हुआ जिसमें हमारे किसी वक्ता को मुझे पर्ची नहीं देनी पड़ी, क्योंकि सबने वक्त से कम वक्त में अपनी बात खत्म की। और जैसा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 2 बजे से ख़त्म करेंगे, यदि उसको अभी भी माना जाए तो 35 मिनट हमारे पास हैं, यानी कि ये 35 मिनट मुझे मिले हुए हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कला अकादमी छत्तीसगढ़ का, और विशेष रूप से रज़ा न्यास और आदरणीय अशोक जी का। जैसा कि उन्होंने अपने प्रस्तावना वक्तव्य में कहा, ये पूरा साल जो हबीब का 100वां साल था, वो हिंदी पट्टी में एक भयानक किस्म की चुप्पी के साथ गुजरा। बस एक आयोजन जो मेरी जानकारी में हुआ वो लखनऊ में इप्टा की ओर से, राष्ट्रीय इप्टा की ओर से लखनऊ में पिछले महीने अगस्त में हुआ। होना तो ये चाहिए था कि सभी तरह के जन संगठनों को, अशोक जी ने तो सिर्फ सरकार और सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं की बात की, मैं तो उसके दूसरे पक्ष की भी बात करना चाहता हूँ कि सरकारी संस्थाएं तो जानबूझकर सुनियोजित तरीके से अपने विरोधी विचार के लोगों के साथ ये बर्ताव कर रही हैं, पर हमारे अपने संगठन जो जनता के संगठन है, जनता के कला संगठन है, उन्होंने भी हबीब साहब के साथ कोई बहुत ऐसा बर्ताव नहीं किया जिसे कहा जाए कि उन्होंने बेहतर तरीके से याद किया। इप्टा ने उसकी भरपाई की एक आयोजन करके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 100वें से 101वें के बीच में हम इसका कमी की भरपाई कर सकेंगे और कुछ और आयोजन इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में हो सकेंगे। मैं अपने वक्तव्य को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटकर आपके सामने रखूंगा। पहले तो मैं हबीब साहब के काम के बारे में कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखूंगा, और फिर हबीब के देश के बारे में मोटे तौर पर 10-10 मिनट, 12-12 मिनट में अपनी बात कहूँगा। पर उसकी शुरुआत में मेरी सबसे पहली हबीब साहब से भेंट छत्तीसगढ़ में हुई। कोरबा नाम की एक जगह पर मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक 10 दिन की नाटक कार्यशाला युवाओं के लिए की गई थी। मुझे याद पड़ता है कि ये शायद 1985 या 86 की गर्मियाँ थीं। मैंने कक्षा 8 पास की थी उस समय। हबीब साहब उसके उद्घाटन के लिए आए थे और 2 दिन वो कोरबा में हमारे साथ रहे थे। उसकी बहुत सारी बातें मेरी स्मृति में हैं, उन्हें यहाँ कहूँगा नहीं। उसके बाद एक लंबी मुलाकात उनके साथ रीवा में हुई, जहाँ मैं पढ़ता था। हमारे विश्वविद्यालय ने उन्हें 27 दिनों की एक कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया, जिसमें हबीब साहब अपनी पूरी टीम के साथ, उस समय भुलवा राम मौजूद थे, गोविंद राम निर्मलकल थे, रामचरण थे, ब्रजलाल थे, देवीलाल नाग थे, पूनम जी थी, दीपक भाई थे। तो पूरी मंडली हबीब साहब की आई थी। हमने 3 छोटे नाटक तैयार किए थे और हबीब साहब के कुछ पुराने नाटकों के प्रदर्शन हुए थे। चरणदास चोर तो होना ही था, और देख रहे नयन उस समय सबसे जीवित नाटक था, नया नाटक था, वो भी हमने खेला था। उसके बाद बहुत सारी यात्राएं मैंने हबीब साहब के साथ की, बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारी बातें। एक तरह से मेरे जीवन पर जिन कुछ लोगों का बहुत ही बुनियादी और निर्णायक प्रभाव है, मैं कह सकता हूं कि हबीब तनवीर उनमें से एक हैं। वो बातें फिर कभी करने का मौका होगा कि क्या हमने उनसे सीखा। एक कर्ज भी मैं अनुभव करता रहा हूं, और वो ये कि हबीब साहब ने बहुत कुछ कहा है, लिखा भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक उत्तरदायित्व है कि उनका कहा हुआ, उनका बोला हुआ, उनका लिखा हुआ सब संकलित होकर, इकट्ठा होकर हिंदी समाज के सामने आए। हबीब साहब जब मौजूद थे 2006-07 में, हमने उनके साथ एक लंबी योजना बनाई थी, जिसमें उनके नाटकों के जो अभी तक छपे नहीं थे, उनके भाषण, उनके साक्षात्कार जो असंकलित थे, वो सब प्रकाशित होने थे। वो सब प्रक्रिया में था कि इसी बीच हबीब साहब नहीं रहे, और जिसके कारण वो काम रुक गया। लेकिन पिछले साल हमने ये काम नए सिरे से शुरू किया है, और उम्मीद है कि 101 पूरा होते होते तक शायद वो काम हम आप सबके सामने रख सकें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
हबीब तनवीर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, पर दोहराए जाती रहें तो कोई उसमें हर्ज नहीं। हबीब साहब मूल रूप से नामवर सिंह का एक पद है, दूसरी परंपरा। हबीब तनवीर दूसरी परंपरा के रंगकर्मी और नाटककार थे। लेकिन ये जो दूसरी परंपरा है, हबीब तनवीर के यहाँ जाकर एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल चीज हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ परंपरा में दूसरी परंपरा नहीं है हबीब साहब के यहाँ, बल्कि वो आधुनिकता की भी एक दूसरी परंपरा हबीब साहब के यहाँ आकार लेती है। ये जो दूसरी परंपरा है, परंपरा के भीतर दूसरी परंपरा, शास्त्रेतर परंपरा, और जो आधुनिकता की दूसरी परंपरा है, ये एक बहुत जटिल एक खिचड़ी उनके हबीब तनवीर के दिमाग में, हबीब तनवीर ने जो पढ़ा, जो सोचा, जो लिखा, जो बोला, और ख़ास तौर पर उनकी जो राजनैतिक और दार्शनिक जो प्रतिबद्धताएं थीं, उनके साथ जुड़कर ये आकार लेती है। ये दूसरी परंपरा निश्चित रूप से लोक रंग शैलियों से, लोक कलाओं से सृजनात्मक प्रेरणा ग्रहण करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1954 में आगरा बाजार और 1958 में मिट्टी गाड़ी के प्रयोग से इसकी शुरुआत होती है, और अंततः चरण दास छोर, बहादुर कलारिन, हीरमा की अमर कहानी, देख रहे नैन और हिपेशिया जैसे मूल नाटक, और मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस जैसे शास्त्रीय नाटक, और शाजापुर की शांताबाई और लाला शोहरत राय और सपना जैसे पश्चिमी नाटक भी यहाँ आकर पूरी तरह से भारतीय मुहावरे में, दूसरी परंपरा के मुहावरे में पेश होते हैं। ये जितनी बार कहा जाए उतनी बार कम है। अशोक जी कह चुके हैं कि भारतीय रंग परंपरा का जो आधुनिकीकरण है, भारतीय रंग परंपरा का जो आधुनिक चेहरा है, वो उस चेहरे के आविष्कार का एक तरह का श्रेय अकेले हबीब तनवीर को जाता है। जो रंगमंच के इतिहास से परिचित हैं वो जानते हैं कि हबीब साहब के निर्माण में और आधुनिक रंगमंच में दूसरी परंपरा और आधुनिकता की दूसरी परंपरा के निर्माण में उनके पीछे एक और संस्था है, और वो संस्था है इप्टा, जहां उन्होंने बम्बई के अपने प्रवास के दौरान काम किया था। उसे भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जो 54 में आगरा बाजार से शुरू होती है, ये असल में इसकी शुरुआती कोशिशें इप्टा के ज़माने में इप्टा के रंगकर्मियों ने शुरू की थी, लेकिन उसे पूरा आकार देने का काम जैसे बांग्ला में शंभू मित्र और उत्पल दत्त ने किया, जैसे दीना पाठक ने या शांता गांधी ने किया, वैसे हिंदी, उर्दू और छत्तीसगढ़ी और बोलियों में हबीब तनवीर ने किया। अशोक जी की एक किताब है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे एक उदाहरण आपके लिए पढ़ता हूँ जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। वे भारतीय रंगमंच के सबसे पहले और इस मामले में अभी तक अद्वितीय रंगकर्मी हैं कि उन्होंने अपना मुख्य रंगकर्म छत्तीसगढ़ी में किया, और उसी में आधुनिक से आधुनिक को, शास्त्रीय से शास्त्रीय को संभव बनाया। रंगमंच की लोक शक्ति हमारे समय की रंग नागरिकता में सबसे अधिक उन्हीं के यहाँ प्रकट हुई। वह शक्ति जो अपनी निरंतरता में आत्मविश्वस्त नहीं रहती है, क्योंकि किसी तरह के परिवर्तन से घबराती या कतराती नहीं है। हबीब तनवीर से पहले हम यह कहाँ जानते थे कि अत्याधुनिक भी लोक भाषा में संभव है, या कि यह कि लोक या शास्त्र का संबंध इतना अंतःसलिल है कि थोड़े से जतन से वह सहज उभर आता है। हबीब तनवीर के यहाँ लोक शैली शास्त्रीय नाटक को कुछ मुँह चढ़ाती सी ज़रूर लगती है, पर वह उसकी मर्यादा की रक्षा भी करती है। हबीब तनवीर की रंगदृष्टि और रंग शिल्प ने भारतीय रंगमंच के लिए यथार्थवादी रूढ़ियों से हटकर अपनी जड़ों पर लौटने, रसास्वादन की जातीय पद्धति को पुनर्नवा करने और सारी आधुनिक सच्चाई का अपनी शर्तों और स्मृतियों के आधार पर सामना करने की नई संभावना खोली। अगर हबीब तनवीर न होते तो शायद बाबा कारंत, कावलम नारायण पनिक्कर और रतन थियम के रंगमंच और रंग प्रयोग संभव न होते। ये जो दूसरी परंपरा है जिसकी तरफ आमतौर पर इशारा किया जाता है, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये दूसरी परंपरा किसी एक मुकम्मल परंपरा पर आधारित होने से अपना रूप ग्रहण करती है। नेमीचंद जैन ने अपने अध्ययन में ये कहा है और जोर देकर कहा है कि हबीब तनवीर की कला में नाचा के बारे में कहा तो जाता है, पर हिंदी की ज़्यादातर लोक शैलियों के सामान्य तत्व उनकी रंगमंच की कला में हैं। पर मैं समझता हूँ कि
ये दूसरी परंपरा आकार नहीं ले सकती थी यदि हबीब तनवीर के पैर हबीब तनवीर के देश की परंपरा यानी नाचा में वो खड़ी नहीं होती। हबीब तनवीर सिर्फ एक रंगकर्मी नहीं थे, जैसा कि अक्सर उन्हें उनकी इस छवि तक महदूद किया जाता है। मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक और विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि वो एक बहुत ही अत्यधिक विचार संपन्न आधुनिक नाटककार भी थे। उन्होंने अपने नाटकों में एक बिल्कुल भिन्न किस्म के संसार की रचना हमारे सामने की। ये ठीक है कि चरणदास चोर जैसा नाटक एक राजस्थानी लोक कथा पर आधारित था, पर चरणदास चोर जैसा नाटक उस नाटक की पूरी रचना प्रक्रिया और वो तमाम जो चीज़ें उसके भीतर समाहित हैं, अब देखिए कि वो बहुत ही गहराई से 1970 के ज़माने का एक पॉलिटिकल ड्रामा, राजनीतिक नाटक भी है। तो ये जो नाटक के भीतर हबीब के अपने राजनीतिक विचार हैं, दुनिया जगत को देखने का जो दृष्टिकोण है, आधुनिकता को देखने का जो दृष्टिकोण है और यहाँ तक कि लोकतंत्र को देखने का जो दृष्टिकोण है, वो उनके यहाँ आकार लेता है। हबीब तनवीर अंततः एक नेहरू युगीन रंगकर्मी है, नेहरू युगीन नाटककार और नेहरू युगीन विचारक। वे नेहरू की तरह नास्तिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ठेठ भारतीय, परंतु नेहरू युग की केंद्रीयता के प्रति सतर्क, केंद्रीयता के पक्षधर। एक तरह से 70 के दशक में ये बात बहुत काबिले गौर है कि हबीब तनवीर का प्रारंभिक विकास भले ही स्वतंत्रता आंदोलन के ज़माने में और नेहरू युग में होता है, पर हबीब तनवीर की कला का निखार 1973 में शुरू होता है मोरना दमाद से। और ये 73 नेहरू युग के साथ या नेहरू युगीन दृष्टिकोण के साथ एक नए तरह की चीज़ लेकर आता है। आप देखेंगे कि 1970 के दशक में भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज के क्षेत्र में स्थानीयताओं का बहुत ही तेजी के साथ उभार होता है। राजनीति के आजकल आप जब लालू यादव को बोलते हुए देखते हैं, मुलायम सिंह यादव को बोलते हुए देखते थे, ये सारे के सारे जो हमारे नेता हैं, ये सब 70 के दशक में पैदा हुए हैं। भारतीय राजनीति एक खास तरीके से जो यूरोपीय और पश्चिमी कृत लोकतंत्र जो था, वो एक खास तरीके से 70 के दशक में अपना एक अपना एक देशज और अपना एक स्थानीय रंग ग्रहण करता है, जिसमें भारतीय समाज में चलने वाली हर एक चीज़ हमारी लोकतंत्र के भीतर शामिल हो जाती है, जिसमें जाति से लेकर हजार तरह की चीज़ें हैं। जो पूरा कॉम्प्लेक्स है भारतीय समाज का, वो 70 के दशक में प्रवेश करता है। स्थानीयता के साथ ये जो अंतर क्रिया है भारतीय संविधान की और भारतीय लोकतंत्र की, वो जैसे ये बनाती है, उसी तरह नेहरू युग के से निकले हुए रंगकर्मी हबीब तनवीर स्थानीयता के साथ एक खास तरह की अंतर क्रिया करते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ अपने मुकम्मल रूप में 70 के से पहले यानी नेहरू के वर्चस्व प्रभाव के ज़माने में संभव नहीं हो सकती थी, लेकिन नेहरू युग के उस पूरे दृष्टिकोण को, उसकी विचारधारा को, उसके दर्शन को हबीब तनवीर एक खास तरह से इस तरह से आगे बढ़ाते हैं। नेहरू युगीन विचारों को भारत में कोई घर नहीं था, उसका कोई देश नहीं था, नेहरू का कोई देश नहीं था, धर्मनिरपेक्षता का कोई देश नहीं था। भारत में जो समाजवाद आ रहा था, उसके पास भी अपना कोई देश यानी खड़े होने की कोई ज़मीन नहीं थी। लेकिन उसी ज़माने में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना अपना देश लेकर उन्हीं विचारों के साथ एक अंतर क्रिया कर रहे थे और एक नई तरह की चीज़ क्रिएट हो रही थी। लेखन में आप देखें रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, उसी ज़माने में नागार्जुन, रंगकर्म में हबीब तनवीर, चित्रकला में जे.एस. स्वामीनाथन और संगीत में कुमार गंधर्व जैसे लोग थे, जिन्होंने उस नेहरू युगीन जो वैचारिकता थी उसको अपने अपने देश के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो ये नेहरू को, नेहरू युगीन विचारों को, नेहरू युगीन आधुनिकता को जो घर नहीं था, वो एक घरहीन इलाके में रहता था, हबीब तनवीर जैसे कलावंतों ने उसे घर दिया, छत्तीसगढ़ दिया, और जहाँ वो सारी की सारी आधुनिक नेहरू के ज़माने के विचार जैसे कि धर्मनिरपेक्षता इत्यादि को एक जगह रहने की मिली। एक और चीज़ जो मुझे हबीब तनवीर में ख़ासतौर पर उनके नाटकों में बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो ये कि हबीब के सारे नायक अंततः सत्य और नीति के लिए संघर्ष करने वाले नायक हैं। चाहे वो चरणदास चोर हो,
चाहे वो हीरमा हो, हीरमा की अमर कहानी का नायक, और चाहे वो मेरी दृष्टि से जो उनका सबसे महानतम नाटक है, बड़ा नाटक है, और जिसे जहाँ जाकर वो पूरा उनका महाकाव्यात्मकता का पूरा दृष्टिकोण जो पूर्ण आकार लेता है, वो नाटक देख रहे हैं नए, तो उसका जो नायक है विराट, ये एक तरह की यात्रा करने वाले नायक हैं। ये सब चरणदास चोर सीमित अर्थ में सत्य की खोज करता है, लेकिन हीरमा आधुनिक लोकतंत्र के बीच में अपने समाज के सत्य की खोज के लिए लड़ता है, और अंततः विराट अंततः मनुष्य मात्र की मुक्ति देने वाली किसी व्यवस्था की खोज का नाटक दिखाई देता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो हबीब के ये सारे नायक इस तरीके से आप देखें तो हबीब अपनी मूल वैचारिक जो उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताएं थीं, जो उन प्रतिबद्धताओं के बगैर ये सारे के सारे काम नहीं कर सकते थे। थोड़ी सी बातें मैं हबीब के देश के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। हबीब के यहाँ हमको मोटे तौर पर 3 तरह का विभाजन मिलता है हबीब के नाटकों में। एक तरफ 73 से 80 के नाटक हैं उनके, जिसमें मोरनाव दमान, चरणदास चोर, सोन सागर, बहादुर कलारिन है, जिसका अंत हीरमा की अमर कहानी से होता है। ये 8वें दशक के उनके नाटक हैं। यहाँ जो देश है वो एक भिन्न देश है, उसके बारे में अभी मैं कहूँगा। दूसरी तरफ उनके नाटकों में एक तरफ संस्कृत के नाटक हैं, मिट्टी की गाड़ी, मुद्रा राक्षस, और दूसरी तरफ शाहजहाँपुर की शांताबाई, कामदेव और लाला शोहराज राय जैसे नाटक हैं। और ये एक विचित्र बात है कि चरणदास चोर और हीरमा की अमर कहानी के दो दुनियाएं, एक लाला शोहराज राय की तरफ, सपना की तरफ जाती है, लोरका की तरफ जाती है, और दूसरा हाथ संस्कृत की तरफ। और संस्कृत में आप देखेंगे कि वो जो रूपक का जो श्रेष्ठ रूप है नाटक, उसकी तरफ वो नहीं जाते। मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम की तरफ वो नहीं गए। उत्तर रामचरित उन्होंने किया 60 के दशक में, पर वो उनके जीवन की जो असफलताएं हैं उनमें से एक वो उत्तर रामचरित है। संस्कृत नाटक के भीतर भी वो गए दूसरी परंपरा की तरफ, यानी मिट्टी की गाड़ी की तरफ, और विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस की तरफ। ये भी दूसरी तीसरी परंपराएं हैं संस्कृत के भीतर। तो ये जो 3 इलाके हैं, 2 इलाके हैं, और फिर अंत में जहाँ से शुरू किया था हबीब ने, आगरा बाजार, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और दूसरे नाटककार का नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा, और हिपेशिया, जो एक तरह से उनका अंतिम पूर्णकालिक नाटक है। इस बीच में बहुत सारे नाटक हैं। तो ये 3 तरह के देश हमें दिखाई देते हैं। जो मूल देश है हबीब का, यानी मोरनाव दमाद से लेकर हीमा की अमर कहानी तक, सबसे पहले उसके बारे में कुछ बातें। हबीब का देश छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भारत असल में देशों का एक समुच्चय है, देशों का एक परिवार है। ये भारत नहीं रह सकता यदि भारत के भीतर ये देश न रहें। ये जो राजनीतिक व्यवस्था हमारे ज़माने में है, ये इन देशों को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के भीतर, एक पॉलिटिकल यूनिट के भीतर, एक राजनीतिक इकाई के भीतर ये सांस्कृतिक देश जीवित रहें। लेकिन हबीब का ताल्लुक उस देश से है। इसलिए ये जो छत्तीसगढ़ भारत है, ये बहुत मूल्यवान भारत है, जिसमें एक तरफ एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो छत्तीसगढ़ है, इसका हिंदी से कोई बैर नहीं है और उर्दू से कोई बैर नहीं है। मतलब ये दोनों सगी बहनों की तरह, छत्तीसगढ़ी और उर्दू हिंदी सगी बहनों की तरह उस दुनिया में, उस देश में रह लेती हैं। ये खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि हबीब तनवीर की श्रेष्ठतम रचनात्मकता जिस देश को लेकर आगे बढ़ती है, वो आधुनिक पूर्व देश है। मोरनाव दमाद से लेकर और बहादुर कलारिन तक और देख रहे नैन तक, ये सारा का सारा इलाका प्री मॉडर्न है, आधुनिकता के पहले का है। इसलिए इनकी रचना में आधुनिकता का कोई दबाव, आधुनिकता का कोई नियंत्रण, आधुनिकता का कोई मार्ग निर्देश इनके भीतर नहीं है।
ये जो देश है, ये जो आधुनिक पूर्व देश है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप, ये हमारी कल्पना से परे का भारत है। हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, खासतौर पर 1990 के बाद जो दुनिया हमने बना ली है, जो देश हमने बना लिया है, ये अब चरणदास चोर का देश हमारी कल्पना से बाहर चला गया है। वो एक असंभव कल्पना की तरह हमारे सामने है। ये जीवन से भरा हुआ समाज है जो अनगिनत तरीकों से जीवन जीने के रास्ते और तरकीबें सीखता है। ये एक ऐसा देश है जो धर्म से ज़्यादा दूसरी चीज़ों से अपने लिए शिक्षाएं और प्रेरणाएं ग्रहण करता है। आप देखेंगे कि हबीब के किसी भी नाटक में उस अर्थ में धर्म का कोई समावेश नहीं है जिस अर्थ में धर्म हमारे बाकी के जीवन में रहता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे सतनाम पंथ का असर है, वो सिर्फ उनके यहाँ सिर्फ चरणदास चोर में नहीं है, वो देख रहे नयन के भीतर भी है। वो हबीब ने अपनी भूमिका में लिखा भी है कि ये जो बैकग्राउंड है छत्तीसगढ़ का, वो कैसे उसने विराट की उस कहानी को कहने में मदद की। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसा आधुनिक पूर्व देश है जो हबीब का देश है, जो एक तरफ आधुनिकता से मुक्त है तो दूसरी तरफ पारंपरिक भारत में जो धर्म की केंद्रीयता है या जो प्रभाव है या जो बल है उससे भी एक तरह से मुक्त है। ये इसको बस आप ये धर्म के स्थान पर पंथों पर यकीन करता है, या पंथ जो ठहरे हुए नहीं होते, जो लगातार चलते हुए। इसलिए ये जो देश है हबीब का, इसमें न विधिवत हिंदू धर्म है, न विधिवत इस्लाम है, न जैन है, न बौद्ध हैं, न सिख हैं, और दूसरे तो कोई है ही नहीं। ये एक ऐसा भारत है, ये एक ऐसा देश है जहाँ धर्म का भी कोई समावेश, कोई नियंत्रण, कोई दबाव हमारी जिंदगी पर नहीं के बराबर है। यहाँ के जीवन में न स्मृतियों का कोई दबाव है, न संहिताओं का। स्मृति माने मैं मेमोरी के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, मैं वो महान पूर्वजों द्वारा लिखी गई स्मृतियों का। ये जो 4-5 नाटकों का गुच्छा है हबीब का, इसमें कहीं नहीं है, आपको कहीं कोई स्पेस नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि कॉलोनियल इंडिया में जिस तरह से मनुस्मृति जैसी किताबों को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया हिंदू पीनल कोड बनाने या दूसरे बनाने में, ये जो हबीब का देश है इसमें कहीं कोई चीज़, कहीं कोई उसका आपको असर कोई दिखाई नहीं देता। अब इससे आगे बढ़े तो एक और चीज़ नज़र आती है कि हबीब के देश में पोथियों की भी कोई जगह नहीं है। ये पोथियों के भी प्रभाव से, किताब सिर्फ स्मृति और संहिताएं नहीं, जो दूसरी पोथियां भी हैं उनके भी प्रभाव से मुक्त है, उनका भी कोई दबाव और नियंत्रण हबीब के देश पर नहीं है। यहाँ स्त्री पुरुष के अनंत रूप हैं संबंधों के, लेकिन स्त्री पुरुष संबंधों के जो तमाम रूप आप आधुनिक या पारंपरिक जीवन में आप देखते हैं, वो स्त्री पुरुष के संबंध आप हबीब के देश में आपको नहीं दिखाई देते। ये स्त्री पुरुष संबंध भी बहुत स्वाभाविक हैं और किसी भी तरह की सत्ता संरचना से निबद्ध नहीं है, उससे संलग्न नहीं है, या उससे बिल्कुल परे है। हम सब जानते हैं कि स्त्री पुरुष संबंध किसी भी अपने रूप में अंततः सत्ता संरचना द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होते हैं, और सत्ता संरचना उन्हें संभालती बरतती है। लेकिन हबीब के देश में जो स्त्री पुरुष संबंध है वो भी सत्ता संरचना से पूरी तरह। आप मोर नाव दमाद देखिए, जिसका एक गाना भी पूनम जी ने गाया, वो पूरा का पूरा नाटक स्त्री पुरुष संबंध के बारे में, विवाह के बारे में ही तो वो कुल मिलाकर है, पर वो किस तरीके से वो बात कहता है। और फिर चरणदास चोर में ये हबीब के देश में स्त्री पुरुष संबंध में कोई इडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब देखिए, बहुत ही दिलचस्प है कि बहादुर कलारीन जैसा परंपरा से चले आते हुए किसी आख्यान को हबीब ने खड़ा किया। ये हबीब के मुल्क में ही संभव है कि जिसे पूरी दुनिया इडिपस कॉम्प्लेक्स की तरह हर जगह मान्यता देती है, हबीब के देश में इडिपस कॉम्प्लेक्स के लिए कोई जगह नहीं है। यदि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा होता है तो समाज उसके विरुद्ध, और समाज का सबसे सचेत, जागरूक और पैरुआ उसके विरुद्ध खड़ा होता है, उसके विरुद्ध लड़ता है। बहादुर कलारीन को याद कीजिए। इस देश में न वर्ग है, न सत्ता संरचना है, न राजतंत्र है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस देश में जो राज सत्ता है वो मात्र सत्तात्मक है। अब देखिए, चरणदास चोर में जो सबसे पावरफुल
मतलब जो राजा का चरित्र है वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री है। ये कौन से और नाटककार के यहाँ ये संभव है कि राज सत्ता का प्रतीक जो है वो पुरुष न होकर एक स्त्री है, वो रानी दाई है। पर यह भी बात भी बहुत काबिले गौर है कि भारतीय नाटक, हिंदी नाटक सत्ता संरचना का बहुत प्रत्याख्यान करता आया है अंधेर नगरी से लेकर अब तक। लेकिन ये जो रानी है चरणदास चोर की, जिसे रानी दाई कहा गया है बार बार पूरे नाटक में, एक सामान्य स्त्री है। और जो लोग हैं उसके इर्द गिर्द उसका सम्मान किस तरह करते हैं? हमारे ज़माने के जो शासक हैं उनके सम्मान को देखिए, जो दिल्ली में बैठे हैं या और भी जगहों पर, और आप उस रानी दाई का जो सम्मान करते हैं लोग, उसको देखिए तो आपको एक बेसिक बुनियादी जो पावर स्ट्रक्चर है दोनों में, वो उसके अंतर को आप देख सकते हैं। रानी दाई का जो भी सम्मान है वो एक माँ की तरह, एक बुजुर्ग, एक सयानी स्त्री की तरह का उसका सम्मान है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि वो एक खलनायक चरित्र है, पर फिर भी वो राजा कम है, स्त्री ज़्यादा है, माँ अधिक है। ये एक ऐसा देश है जो औपनिवेशिकता और आधुनिकता से पूरी तरह मुक्त हुए बगैर रचा नहीं जा सकता था। ये दिलचस्प है कि हबीब ने उपनिवेशन की कोशिशें अपने नाटकों और अपने रंगकर्म में 1000 तरीके से की। उस पर एक पूरा सेमिनार हो सकता है कि कैसे उपनिवेशन की तरकीबें हबीब ने निकाली। लेकिन उपनिवेशन की एक तरकीब ये भी है कि जो कॉलोनियल से पहले का है उसे उठाकर अपने मूल रूप में सामने रखो, उसे ज्यों का त्यों ले आओ, और इस तरह उपनिवेश पूर्व देश को सामने ले आना और उसे रख देना और उसकी छवियां दिखा देना भी उपनिवेशन के लिए एक बड़ा रास्ता हो सकता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां संस्कृति, कल्चर जीवन का सहज अंग है। यहाँ संस्कृति उसी के हाथ में है, उसी के गले में है, उसी के पैरों में है जो खुद उसका हिस्सा है। यानी जो करता है वही भोगता है। जो गा रहा है, गाने वाले ही आपस में सुनते हैं, नाचने वाले ही आपस में सुनते हैं। ऐसा नहीं होता कि करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है। ये जो क्लास डिवीजन, वर्ग विभाजित समाज में संस्कृति का जो ये रूप बनता है कि भोगने वाला कोई और करने वाला कोई और, ये हबीब के यहाँ नहीं है। इसलिए हबीब के नाटकों में जब भी, हबीब के इस देश में जब भी संस्कृति आती है तो वो सारे श्रमिकों, कामगार लोगों, छोटे मोटे काम करने वाले लोगों के बिल्कुल जीवन से उस तरह रची बसी होती है जैसा कि वो अपने मूल रूप में रहती है। इसीलिए लोग काम करते करते नाचते हैं, बोलते बोलते गाते हैं, और इस तरह से वो संस्कृति आकार लेती है। ये संस्कृति जीवन से अलग, धर्म से अलग कोई चीज़ नहीं है। ये जो आधुनिक पूर्व देश है हबीब का, ये उनके अनेक नाटकों में मौजूद है, लेकिन उसकी एक झलक आपको हिंदी के 2 बड़े कवियों के भीतर भी उसी तरह एक भिन्न तरीके से दिखाई देती है। एक मुक्तिबोध के यहाँ दिखाई देती है। मुक्तिबोध चूँकि छत्तीसगढ़ में रहे हैं तो ये जो प्री मॉडर्न सोसाइटी है उसका एक बैकग्राउंड मुक्तिबोध की कविता में लगातार चलता रहता है, और उससे भी ज़्यादा साफ तरीके से जिस कवि के यहाँ दिखाई देती है पूरेपन के साथ, वो रायपुर बिलासपुर संभाग का कवि और दीवार में एक खिड़की रहती थी का उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल है। आप जिसे जादुई यथार्थवाद या तमाम चीज़ कहते हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी नहीं हो सकता था उपन्यास। वो आधुनिक पूर्व उस देश में ही हो सकता था जिसमें चरणदास चोर और जिसमें मोर दामाद इत्यादि होते हैं। इसीलिए ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ अपनी बातों को, कि इसीलिए चरणदास चोर की जो रानी है वो लगभग एक लंबे नाटक तक आखिर के कुछ हिस्सों को छोड़कर वो लगभग राजा की तरह नहीं दिखाई देती, पर एक आधुनिक वैचारिक रूप से प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध नाटककार इस आधुनिक पूर्व देश में दखल करता है। मैं उसे हबीब का सुनियोजित दखल मानता हूँ, जहाँ अंततः उस रानी दाई के चरित्र को, रानी दाई बहुत कोशिश करती है, वो प्रेम में गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है, वो ये तक कहती कि अच्छा मत कहना तो मैं, लेकिन अंततः जब चरणदास चोर से
आधुनिक पूर्व देश के एक नैतिक और नायक से, संघर्ष करने वाले एक नायक से उसका सामना होता है, तो अंततः उसे राजा के रूप में रूपांतरित होना पड़ता है। ये नुक्ता बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सामान्य उस तरह की स्त्री कब राजा के रूप में बदल जाती है। इस तरह एक और चीज़ है जो बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि चरणदास चोर किस युग की कथा है। हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में ईसा पूर्व ईसा में कौन सी शताब्दी की वो रचना है, कौन से जगह का है? वो 19वीं शताब्दी का है, वो 20वीं शताब्दी है, वो 18वीं है, वो 16वीं है, वो 17वीं है? टाइम क्या है उसका? चरणदास चोर तो 74 में हुआ, लेकिन चरणदास चोर के भीतर जो कथा है उसका टाइम क्या है, उसकी जगह क्या है, उसका लोकेशन क्या है? तो टाइम और स्पेस के बारे में पता नहीं चलता। तो फिर एक और दिलचस्प बात आती है कि दरअसल ये जो हबीब की कला है, जो आधुनिक पूर्व देश की कला है, आधुनिक पूर्व छत्तीसगढ़ की नाचा की कला है, ये असल में उस तरह से जो लीनियर टाइम फ्रेम है, ऐतिहासिक क्रमबद्ध समय है, उसको नहीं मानती। ये एक ऐसा समय की रचना करती है जो समयहीन है, ये एक ऐसे स्थान की रचना करती है जो स्थानहीन है, ये स्थान और समयहीन समय की रचना करती है। और यही वो नुक्ता है जिससे अशोक जी से बार बार कहते हैं और बाकी लोग कहते हैं कि वो महाकाव्य की रचना कैसे होती है। ये महाकाव्य टाइम और स्पेस के उस पूरी यूनिट से बाहर जाने की प्रोसेस में हर समय का और हर जगह का हो जाने की क्षमता, जैसे अंधेर नगरी में है, वो क्षमता उसके भीतर होती है। इसलिए ये अंधेर नगरी की परंपरा का ये नाटक है। और ये बहुत दिलचस्प है कि हबीब का ये जो नाट्यशास्त्र है, जो आधुनिक पूर्व देश का नाट्यशास्त्र है, ये पूरी दुनिया में हबीब ने जब काम करना शुरू किया तो जितने तरह के नाट्यशास्त्र ताकतवर थे, वर्चस्वशाली थे, जैसे कि अरस्तु का नाट्यशास्त्र, जैसे कि विक्टोरियन युग का नाट्यशास्त्र, या शेक्सपियर के नाटकों से आने वाला नाट्यशास्त्र, या यथार्थवाद का, या स्टानिस्लावस्की, या तमाम दूसरे, हबीब तनवीर का जो नाट्यशास्त्र है वो सिर्फ अरस्तु का अंगूठा नहीं दिखाता, वो अरस्तु से इनकार नहीं करता, यानी टाइम स्पेस और एक्शन की यूनिटीज को ही वो दरकिनार नहीं करता, बल्कि वो अपने समय के सारे पावरफुल नाट्यशास्त्रों के साथ को वो अंगूठा दिखा देता है। और इस तरह से वो बिल्कुल अपने एक नए किस्म की चीज़ बना लेता है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे रस का सवाल है। हबीब तनवीर ने कहा कि टाइम स्पेस और एक्शन की यूनिटी नहीं है, तो क्या है हमारे पास? वो संस्कृत के पंडितों के पास गए और उन्होंने एक चीज़ खोजी, उन्होंने कहा भी कि रस की इकाई हमारे पास है। पर यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रस है जिस पर हबीब का यकीन है, जो चरणदास चोर में है या देख रहे हैं नयन में है, ये रस कोई संस्कृत नाट्य परंपरा, शास्त्रीय परंपरा वाला कोई आध्यात्मिक और पराभौतिक आनंदवाद में लिपटा हुआ कोई पंडिताऊ अभिजनी वस्तु नहीं है, बल्कि ये किसानों, शिल्पियों, कामगारों, आदिवासियों की जिंदगी से निकली हुई एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कहा कि संस्कृति जहाँ कर्म से, काम से और जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। इसलिए हबीब का नाट्यशास्त्र पूरे के पूरे जो संस्कृत की पूरी काव्यशास्त्रीय और नाट्यशास्त्रीय परंपरा है, उसमें भी वो एक तरह का हस्तक्षेप करता और एक तरह का दूसरा रस, पहला रस जो पंडित राज जगन्नाथ और अभिनव गुप्त के यहाँ है, और ये दूसरा रस, ये वो रस है जो कबीर के यहाँ है, जो नज़ीर के यहाँ है, जो पलटू दास के यहाँ है, जो बुल्ले शाह के यहाँ है, जो सतनामियों के यहाँ है, और ये इस तरह से है। हबीब ने अपने इस देश में हर एक चीज़ का गंवईकरण किया है। सोशियोलॉजी में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रूरलाइजेशन, ग्रामीकरण। जैसे रामचरितमानस या तुलसीदास ग्रामीकरण के कवि हैं, हबीब तनवीर ने हर चीज़ का, पावर स्ट्रक्चर का, राजसत्ता का, स्त्री पुरुष संबंध का, हर एक चीज़ का वो ग्रामीकरण किया है। इसलिए जब आप बार बार कहते हैं लोक, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हबीब का लोक की भी कई परंपराएं हो सकती हैं, पहली परंपरा, दूसरी परंपरा, तीसरी परंपरा। तो हबीब का लोक किसानों और आदिवासियों का लोक है, शिल्पियों और गवईजनों का लोक है। ये लोकवादी लोक नहीं है, ये अभिजन आलंकारिकता से
ग्रस्त लोक नहीं है, बल्कि ये सहज और साधारण से निकला हुआ लोक है। हबीब तनवीर एक ऐसे लेखक हैं, एक ऐसे कलावंत हैं, विचारक हैं, जिनके काम के रास्ते से हजार बातें फूटती हैं। मुक्तिबोध ने वो कहा था ना कि मैं एक कदम चलता हूँ 10 राहें फूटती हैं। आप हबीब के काम को बहुत गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक सरलीकृत कोई राजमार्ग या एक पथ उसके भीतर नहीं दिखाई देता है, बल्कि बहुत सारे ब्रांचेस से, बहुत सारी गलियाँ उसके अंदर से निकलती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हबीब की सफलताओं की तरफ तो हमारा ध्यान बहुत गया है। और बहुत सारे लोग उस पर रास्ते पर चले हैं, और एक चमकती हुई चीज़ भी हबीब तनवीर के रास्ते ने बनाई है। लेकिन हबीब की असफलताओं से भी बहुत सारे रास्ते फूटते हैं, हबीब के असमंजसों से भी बहुत सारे रास्ते फूटते हैं। कभी मौका मिले तो हबीब के दुचित्तेपन, हबीब के असमंजस और हबीब की इन असफलताओं के बारे में भी बात करनी चाहिए। मैं पुनः शुक्रिया अदा करता हूं रज़ा नियाज़ का और कला अकादमी का, और अपने दोनों साथी वक्ताओं आदरणीय परवेज़ अहमद साहब और आनंद हर्षुल जी का भी। और आप देखिए कि मैंने 2 बजे सत्र समाप्त किया है। शुक्रिया, धन्यवाद।